हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके थे कि फ्रांस में सितंबर में 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो वहाँ पे दो तरह के सिटीजन को लाया गया था। एक था आपका एक्टिव सिटीजन, दूसरा था आपका पैसिव सिटीजन। जो लोग वोट दे सकते थे उन्हें क्या बोला जाता था? एक्टिव सिटीजन। और जो लोग वोट नहीं दे सकते थे उन्हें क्या बोला जाता था? पैसिव सिटीजन। और देखे थे फ्रांस जो है आपका देश बना गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन किसके हिसाब से काम करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एक चीज अगर आप देखोगे तो राजा की जो रानी थी, रानी का क्या नाम था? मैरी एंटोनीटे। रानी का नाम मैरी एंटोनीटे था ना। मैरी एंटोनीटे थी ऑस्ट्रिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां की थी। मतलब राजा का ससुराल कहाँ था? ऑस्ट्रिया। कहाँ था? ऑस्ट्रिया। तो उस समय राजा महाराजा का शासनकाल चलता था ना। जैसे आपका फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी चलती थी, यहाँ भी कोई ना कोई डायनेस्टी चलती थी। तो राजा लोग अपने में दोस्त हुआ करते होंगे कि नहीं? तो बगल वाले देश वाले सोचे, जैसे मान लो कि पर्सिया सोचा। पर्सिया मतलब पुराना नाम उसका जर्मनी है। आज का जर्मनी पहले क्या है? प्रसिया। तो पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वाले ये सोचे कि लोगों के पास इतना हिम्मत आ जा रहा है कि राजा को हटा दे रहे हैं, वर्साइल में से उठा के लेके आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो तुम पेरिस में रहो, और संविधान बना दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना दे रहे हैं कि राजा तो रहेगा लेकिन काम किसके हिसाब से करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। अगर यही चलता रहेगा तो वो बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो फ्रांस के सिटीजन जब ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया और बगल के देश में भी ऐसा भी डिमांड उठेगा कि नहीं? वहां के भी सिटीजन बोलेंगे कि हमारे देश में भी क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो वहां के किंग, अगल बगल के फ्रांस देश के जो पड़ोसी देश थे वो घबरा गए कि हमारे देश में भी ऐसा रिवॉल्यूशन ना हो जाए। और राजा बोला भी, राजा सीक्रेट नेगोशिएशन किया, क्योंकि राजा आपस में दोस्त होता है कि नहीं? तो वैसे भी ऑस्ट्रिया उसका ससुराल था, तो ऑस्ट्रिया के राजा से, पर्सिया के राजा से सीक्रेट नेगोशिएशन किया कि ऐसा करो कि तुम आओ, आर्मी अपने बोलो कि हम फ्रांस पे अटैक करने वाले हैं, आओ अपनी आर्मी लेके आओ और नेशनल असेंबली के सभी लोगों को क्या कर दो? मार दो। जब नेशनल असेंबली के सभी लोगों को मार दोगे तो फिर सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? मेरे हाथ में हो जाएगी। लुईस सिक्सटीन ऐसा सीक्रेट नेगोशिएशन करता है। जब देखोगे बीच में ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रिया और प्रसिया जो है आज का जर्मनी है, पहले इसको प्रसिया बोलते थे। आज जो जर्मनी है, जर्मनी का पुराना नाम क्या है? प्रसिया है। तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया दोनों देश मिलके और अनाउंस कर दिए कि हम फ्रांस पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ये बोले कि हम फ्रांस पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्रांस पे अटैक होगा और कहां से हो रहा है? राजा के ससुराल से। कहां से? राजा का ससुराल। इसका मतलब अब वो उनके दिमाग में आने लगा कि राजा नहीं चाहता है कि ये रिवॉल्यूशन हो, क्योंकि जब राजा चाहता रिवॉल्यूशन हो, उसके ससुराल से थोड़ा ना अटैक होता। लोग ये सोचने लगे कि जब ऑस्ट्रिया से अटैक हो रहा है, अटैक होने की प्लानिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि राजा नहीं चाहता है कि जो हम चेंज कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज कर रहे हैं, वो चेंज हो। इसके पहले बता चुका हूं ना कि अलग अलग पार्टी फार्म हो चुकी थी। जैसे जैकोबियन क्लब था, जैकोबियन क्लब में एक लीडर आते हैं मैक्सिमिलियन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे इसके हेड आते हैं। अब ये बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है ना। सब बोल रहे थे कि फ्रांस में मोनार्की को हटा के क्या लाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या लाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब मोनार्की तो रहेगी लेकिन किसके हिसाब से काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। अब डिमांड ये उठने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के अब सीधा फ्रांस में क्या लाओ? रिपब्लिक लाओ। क्या लाओ? रिपब्लिक। मतलब राजा का कोई लेन देन ही नहीं रहेगा, राजा को हटा दो। और देखो ये प्लानिंग कर रहे थे ऑस्ट्रिया और पर्सिया अटैक करने की। और ऑस्ट्रिया और पर्सिया के अटैक करने के पहले ही आपका 1792 में फ्रांस ने ही अटैक कर दिया। किस पे? ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे। किस पे अटैक कर दिया? ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, इलेक्शन हुआ था, जैकोबियन क्लब उसमें क्या हुआ था? जीता था। जैकोबियन क्लब जीत गया था। जैकोबियन क्लब का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे था,
जैकोबियन क्लब का हेड, और वो जब सुना कि ऑस्ट्रिया पर्सिया वो करने वाले हैं, अटैक करने वाले, तो उससे पहले इधर से क्या कर दिया, अटैक करवा दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर 1792 में ही ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे इधर से अटैक करा दिया और किंग लुइस 16 को जेल में डाल दिया गया और उस बोला गया कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि इसने देशद्रोह का काम किया है, देश के खिलाफ इसने गद्दारी की है और ये सीक्रेट नेगोशिएशन करवा के और फ्रांस पे क्या करवा रहा है, अटैक करवा रहा है। इसको कीजिए फिर बताना। ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने बोला कि हम फ्रांस के मोनार्की को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया और पर्सिया बोला कि हम राजा का जो मोनार्की सिस्टम हम उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फ्रांस के लोगों ने सोचा कि जब ये बोल रहा है कि हम राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो रिवोल्यूशन हो रहा है इसके खिलाफ है और इनको भड़काने वाला काम कौन किया है, राजा लुइस 16 ही किया है। तो उनके अटैक करने के पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पे, ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया और पर्सिया स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम फ्रांस के मोनार्की को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और पता चला कि वो अटैक करने वाले हैं, उससे पहले इधर से क्या हो गया, अटैक हो गया। अब यहाँ पे जैकोबियन क्लब का हेड था आपका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बोला कि फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रहेगा, क्या रहेगा आपका, बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, वहां पे बस रिपब्लिक रहेगा। मतलब मोनार्की को सस्पेंड कर दिया गया और बोला गया कि फ्रांस अब कैसा देश रहेगा, रिपब्लिक रहेगा। कैसा रहेगा, रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, मोनार्की का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा। किंग जो लुइस 16 थे, लुइस 16 उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर केस चला। केस के ऊपर पाया गया कि वो सीक्रेट नेगोशिएशन किए थे ऑस्ट्रिया और पर्सिया से और देशद्रोह के जुर्म में उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब देखो फ्रांस के खिलाफ कौन थे, फ्रांस के खिलाफ आपके थे ऑस्ट्रिया और पर्सिया। ऑस्ट्रिया और पर्सिया ये सोचते थे कि हमारे देश में भी वैसा रिवोल्यूशन न हो जाए। अब देखो जब राजा को मार दिया गया नेशनल असेंबली के लोगों के द्वारा, तो अगल बगल देशों में ये पहुंच जाएगा ना न्यूज कि राजा को पकड़ के ही मार दिया गया है। बताओ, राजा इतना पावरफुल इंसान, जो बोलता था उसके हिसाब से वो काम चलता था, लेकिन नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना और राजा को क्या कर दिए, मार दिए। अगल बगल के देशों में कोहराम मच गया। कोहराम ये मच गया कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है नेशनल असेंबली, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसा अगर हमारे देश में आ जाएगी तो हमारे देश में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए अगल बगल के सभी देश आ गए यूरोप के, जैसे आपका ब्रिटेन आ गया, आपका स्पेन आ गया और आपका डच आ गया। उस समय डच था, इस समय डच जो है ना हॉलैंड नाम से बोला जाता है। तो ये सभी देश आ गए किसके सपोर्ट में, मोनार्की के। किसके, मोनार्की के सपोर्ट में। अब बोले कि हमको तो कैसे भी हराना पड़ेगा इनको, क्योंकि इतने पावरफुल हो रहे हैं कि राजा को ही मार दिए। हाँ, जो कि राजा सबसे हेड होता था, राजा को पकड़ के मार दिए। तो अगल बगल के सभी देश एकजुट हुए और बोले कि हम नेशनल असेंबली को हराएंगे और बॉर्डर पे लड़ाई चलने लगी। और बॉर्डर पर लड़ाई को लीड कौन कर रहा था, फ्रांस का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फ्रांस में जो भी अंदर जो भी अनाज होता था सब सप्लाई कहां भेजा जाता था, बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्योंकि सोल्जर को कमी ना हो, अंदर से जो भी यंग होते थे, यंग इंसान, उनको भेजा जाता था बॉर्डर पे कि वो जाके बाहर जो भी देश लड़ाई कर रहे हैं उनसे क्या करें, लड़ें। और अंदर की पॉलिटिक्स आप देखो कि देखो अंदर भी कुछ ना कुछ होता रहेगा और बाहर, फ्रांस के बाहर क्या हो रहेगी, फ्रांस के बॉर्डर के बाहर लड़ाई चलती रहेगी और अंदर की पॉलिटिक्स भी चेंज होती रहेगी। जैसे मोनार्की को सस्पेंड किया गया, इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे। देखो इसी में एक होता है कि एक नेशनल एंथम उभर के आता है, उसका नाम था मर्सिलीज। क्या था, मर्सिलीज, ला मर्सिलीज। जैसे भारत के रिवोल्यूशन के टाइम देखे हो ना, भगत सिंह बोलते थे इनकलाम जिंदाबाद, इनकलाम जिंदाबाद। ऐसे रिवोल्यूशन चलता था कि नहीं, कोई बोलता था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैसे ही वहां पे एक गाना चला ला मर्सिलीज, ये बहुत ही फेमस हुआ। जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, जो भी फ्रांस की राजा के खिलाफ थे, जो मार्च करते थे, जो अपना आवाज उठाते थे, तो ये मर्सिलीज नाम का गाना गाते थे, ला मर्सिलीज। आज के टाइम ये फ्रांस का इस समय नेशनल एंथम है। जो राष्ट्रगान है ना, वही मर्सिलीज वाला सॉन्ग आज के समय क्या है, फ्रांस का
नेशनल एंथम है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूं। देखिए, फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जीतता है इलेक्शन और फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किस में चेंज कर देता है? रिपब्लिक में। किसमें? रिपब्लिक में। मतलब वहां पे इलेक्शन होगा, उसी के हिसाब से काम होगा। और पहले देखे थे ना, एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन थे, उसको भी चेंज करता है, क्योंकि आपका मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर क्या था? थर्ड क्लास से आता था, थर्ड स्टेट से आता था, और वहां पे वो वर्कर कैटेगरी से आता था, तो वो भावनाओं को समझता था, क्योंकि वोट देने का अधिकार किसको दिया गया था? जो अमीर थे ना, तो उसको चेंज किया। अब बोला कि जितने भी 21 साल से ऊपर हैं, 21 साल से ऊपर हैं, वो क्या कर सकते हैं? सभी मेल क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव सिटीजन वाला कंसेप्ट क्या हो गया? हट गया। लेकिन एक्सेप्ट बच्चे तो वैसे देंगे ही नहीं, 21 से नीचे जो आएंगे उसमें बच्चे काउंट ही नहीं होंगे। वुमेन, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और साथ ही साथ स्लेव्स, जो गुलाम थे, जो स्लेव्स थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। लिखो इसको। इसके बाद आया जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आया, तो वहां पे नेशनल कन्वेंशन आया। और देखो, इसके बीच एक चीज आई थी, एक गुलोटीन मशीन आई थी। गुलोटीन मशीन, जैसे फ्रांस में पढ़े हो ना, अलग अलग फिलोसफर थे, जैसे वोल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वो बोलते थे कैसे हमें अपने राइट्स को लेना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट जो है, ये फिलोसफर जो है, रिसर्च किए और बोले कि फांसी से अगर कोई मरता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर फांसी अच्छे से नहीं लगी तो बहुत ज्यादा पेन होता है ना। तो एक मशीन बनाया, जैसे यहाँ पे एक ब्लेड लगा दिया साइड में, लोहे का ब्लेड टाइप का, और यहाँ पे इंसान को इसकी गर्दन फंसा देते थे, और ब्लेड रस्सी से खींचते थे, और ब्लेड आता था, ये क्या कर देता, उसके गर्दन को क्या कर देता था? काट देता था। जैसे गर्दन ऐसे फंस जाता था लॉक करके, और ऊपर से ब्लेड आएगा, एक ही बार में क्या कर देगा? कट कर देगा। वो सोचते थे ना कि आसान मौत दे रहे हैं, इसमें इंसान ज्यादा तड़प के मरेगा नहीं, एक ही बार कट जाएगा और इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और ऐसे फांसी जब लगती थी, तो ऐसे छटपटा के मरता है कि नहीं इंसान। और कभी कभी अच्छे से फांसी नहीं लगी तो 10 मिनट तक छटपटाता है, और इसमें एक झटके में गर्दन कट जाएगा और इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये गुलोटीन डिवाइस की डिस्कवरी की गई थी, डॉक्टर गुलोटीन थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। तो नेशनल कन्वेंशन देखोगे जब यहाँ पे आएगा, और रूलर बन जाता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे। रॉबस्पियरे बनता है ना, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे हेड बनता है। तो अब देखो, ये इतना क्रूर हो जाता है कि जो भी लगता है कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत बोल रहा है, उसको क्या कर देता था? गुलोटीन कर देता था। क्या कर देता था? गुलोटीन। जैसे मान लो कि अगर अभी करंट सिनेरियो में देखो, तो वोट चोर वाला इंसिडेंट चल रहा है ना, कि जैसे बीजेपी जो है कई जगह, बेंगलुरु में राहुल गांधी की है ना, राहुल गांधी सर्वे किया, तो उसमें देख रहे हैं कि बीजेपी जो है बेंगलोर में एक रूम है, वहां पे एक वोटिंग है, लेकिन वहां से 40 वोटों का नाम आया है। तो ऐसे वोट चोरी वाला केस चल रहा है। तो अगर पता चलता था कि कोई भी ऐसा कर रहा है देश के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उसको क्या कर देता था? गुलोटीन कर देता था। कोई भी लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, उसको क्या कर दिया जाता था? गुलोटीन कर दिया जाता है। इस टाइम में देखा जाता है कि लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों को गुलोटीन कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। इस समय इतने लोगों को किया गया कि इसे हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन ऑफ टेरर, आतंक का साल। कोई कुछ बोलता ही नहीं था, अगर कुछ भी बोलता था तो उसको डर होता था कि राजा हमें क्या कर सकता है? गुलोटीन कर सकता है। मान लो कि कोई सुझाव भी देगा कि संविधान में ये चीज आनी चाहिए, तो राजा को अगर पता चलेगा कि अगर सही नहीं लगा, तो वो क्या कर देता था? उसको गुलोटीन कर दिया जाता था। देखो, ये प्रॉब्लम थी रेन ऑफ टेरर में। और मैरी एंटोनिटो के ऊपर भी केस चला, क्योंकि राजा की वाइफ थी। पता चला कि राजा जो भी डिसीजन लेता था उसमें उसको सलाह कौन दिया करता था? मैरी एंटोनिटे। तो देखा गया कि इनका भी बहुत बड़ा रोल है फ्रांस की इकोनॉमी को डुबाने में, फ्रांस को नीचे ले जाने में। इनके ऊपर भी केस चला और इनको क्या कर दिया गया? गुलोटीन कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे, आप देखोगे कि थर्ड स्टेट से आया था, तो वो लोगों की भावनाओं को जानता था। वो जानता था कि चर्च के लोग क्या किए हैं, बहुत ज्यादा शोषण किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आते ही आते वो चर्च को क्या कर देता है? बंद। चर्च को एकदम
क्लोज कर देता है, चर्च को वो क्लोज कर देता है कि चर्च रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही तानाशाही किए हैं। ये तीथे नाम के टैक्स लेते थे कि नहीं, तीथे नाम के टैक्स भी लेते थे, और ये बहुत ज्यादा शोषण करते थे, इनके पास जमीन भी थी तभी भी टैक्स लगते थे, और बहुत ही विलासिता वाला जीवन जीते थे। चर्च जो फादर हुआ करते थे क्लर्जी, तो चर्च को बंद कर दिया। स्लेवरी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट की बात हो रही है ना, देखो कि नहीं, देखे कि नहीं, इसके आते ही सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, औरतों को छोड़ के मेन में सभी को मिल गया कि नहीं। तो स्लेवरी में गुलामी होती थी ना, एक बार अफ्रीका के जंगल से खरीद के लाओ, उसके बाद क्या करो, उसको काम कराते रहो। तो स्लेवरी को भी क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। खत्म करने को इंग्लिश में बोलते हैं एबॉलिश करना। क्या करना, एबॉलिश करना। लेकिन इसके टाइम में इतना ज्यादा आतंक का साल रहेगा कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे, क्योंकि कोई भी, किसी का गारंटी नहीं था, कभी भी कोई भी मारा जा सकता है। इसी वजह से ये जिस पार्टी से बिलोंग करता था, पार्टी का नाम था जैकोबियन क्लब था ना, जैकोबियन क्लब को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जैकोबियन क्लब को बंद कर दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर भी केस चला, और बाद में इसको गिल्टी पाया गया कि ये, जैसे मान लो कि इसका लड़ाई होगी, इसके पापा का लड़ाई होगी चाचा से, तो मान लो कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने में भी ये क्या कर दिया था, गुलोटिन कराया था बहुत लोगों को ना, तो इसके ऊपर केस चलता है, क्योंकि अपना पर्सनल दुश्मनी निकाला था, और इसका ईगो पे हर एक चीज ले लेता था। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया उसी मशीन से, उसी मशीन, गुलोटिन वाले मशीन से इसको मार दिया गया। आप देखोगे कि फ्रांस रेवोल्यूशन में सबसे पहले राजा के पास पावर था तो तानाशाह था ना, डिक्टेटर टाइप का था, मोनार्की। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली आई, तो उन्होंने कई लोग मिलकर वो चलाते थे, तो सिस्टम ठीक था। फिर आपका कौन आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास जब पावर आया, एक इंसान के पास पावर, तो वो भी डिक्टेटर हो गया कि नहीं, तानाशाह हो गया। तो लोगों ने सोचा कि एक लोगों के पास जब भी पावर जा रहा है तो लोग क्या जा रहे हैं, तानाशाह हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे 1795 में डायरेक्टरी का रूल आया, किसका आया, डायरेक्टरी, और बोले कि पांच लोग मिलके क्या करेंगे, फ्रांस को चलाएंगे, 5 लोग मिलके फ्रांस को चलाएंगे। इसी को हम डायरेक्टरी बोलते। ये जो डायरेक्टरी थे ना, इसमें मिडिल क्लास के लोग आते थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, ना अमीर ना गरीब, उसी में डायरेक्टरी में 5 लोग आते थे, और ये बोले कि हम 5 लोग मिलके फ्रांस के सोसाइटी को क्या कर लेंगे, चलाएंगे, कैसे चलाना है फ्रांस को। और ये कोशिश करते थे कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर करता था काम, उसको हम ना करें। या फिर देखो साइड में आप देख रहे थे ना कि फ्रांस में ये अंदर की पॉलिटिक्स चल रही है, और बॉर्डर पे क्या हो रहा था, लड़ाई चल रहा था। लड़ाई में एक नाम आता है नेपोलियन बोनापार्टे का, नेपोलियन बोनापार्टे एक हीरो की तरह उभरता है, क्योंकि ये बॉर्डर पे जो भी ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन सब लड़ाई करने आए थे ना, उनसे लड़ता था और उनके एरिया को क्या करता था, जीतता जाता था। जब जीतता जाएगा तो ये हीरो की तरह बनेगा, क्योंकि हमेशा न्यूज़पेपर में आता था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने ये एरिया जीत गया। नेपोलियन बोनापार्टे उस सेना के टुकड़ी का क्या था, हेड था, उसके अंडर जहां भी लड़ाई करने जाता था वो क्या जाता था, जीत जाता था। तो उसको वो हीरो बन गया था। फ्रांस का हीरो कौन बन गया था, नेपोलियन बोनापार्टे। हमेशा न्यूज़पेपर में आता था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने इटली को हरा दिया, नेपोलियन बोनापार्टे ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो धीरे धीरे लोगों में चर्चित कौन हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे। जब नेपोलियन बोनापार्टे चर्चित होगा तो वहां पे वो कूप कराएगा। कूप जानते हो किसे बोलते हैं, कूप किसे बोलते हैं, कूप जो होता है आपका मिलिट्री कूप। जैसे मान लो कि भारत में है, भारत का एग्जांपल लो, भारत में मान लो कि पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग हैं, 545 लोग हैं लोकसभा के और राज्यसभा के 245 है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। मान लो कि जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सभी आर्मी को एक बैक ला दे और पूरा पार्लियामेंट में घेरवा दे, पार्लियामेंट के सभी लोगों को क्या कर दे, गोली से मरवा दे आर्मी से, या फिर जेल में डालवा दे, क्योंकि उसके हाथ में ये आर्मी का कमांड है ना। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, मान लो कि आर्मी को ला दिया, 1 लाख आर्मी को ला दिया दिल्ली में, और दिल्ली में पार्लियामेंट में जब मीटिंग हो रही सबको अरेस्ट करा दिया, सबको मरवा दिया। तो जो भी पीएम सीएम है सब मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। और वहां पे हेड कौन हो जाएगा, आर्मी। कौन हो जाएगा, आर्मी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास पावर हो जाएगा, वो देश को चलाएगा। तो इसे कूप बोलते हैं। कूप बोलते हैं जब आर्मी जो होती है
वो टेक ओवर, मतलब आर्मी जो है जो सत्ता चला रही है उसको हटा दे। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ है कि जो पीएम है उसको हटा के आर्मी क्या कर लिए, टेक ओवर कर लिए। उसी को हम लोग मिलिट्री कूप बोलते हैं। तो जो नेपोलियन बोनापार्टे था, हीरो बन गया था, उसके आने पे जब वो जीत के आया तो लोगों उसका स्वागत किए और ये क्या किया ना कि ये आने के बाद मिलिट्री कूप कर दिया। क्या कर दिया, मिलिट्री कूप। बोला कि जो ये डायरेक्टरी के 5 लोग कर रहे हैं, आज से डायरेक्टरी नहीं रहेगा, आज से क्या रहेगा, कॉन्सुलेट रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट में कितने लोग रहेंगे, 3। कितने लोग रहेंगे, 3। उसमें हेड कौन रहेगा, मैं एक हेड रहूंगा और मेरे 2 क्या रहेंगे, सब ऑर्डिनेट रहेंगे। मेरे जो 2 क्या रहेंगे, सब सहयोगी रहेंगे। क्या रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। और मैं क्या रहूंगा, हेड रहूंगा। कुछ टाइम आने के बाद वो सहयोगियों को हटा दिया और बोला कि आज के बाद क्या है, मैं ही हेड हूं। क्या हूं, मैं ही हेड हूं। तो आप देखोगे कि डायरेक्टरी ज्यादा दिन चली नहीं। नेपोलियन बोनापार्टे आया और क्या ला दिया, कंसुलेट ला दिया। और पहले 3 लोगों को रखा, फिर अपने एक को रखा। नेपोलियन को लोग भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि आप देखोगे कि फ्रांस की इज्जत बचाया था, ऑस्ट्रिया इटली की जमीन भी जीता था। और ये आया तो लोगों को सेंटिमेंट को जानता था, लोगों के सेंटिमेंट को जानता था कि लोग जो है भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं। भरे से फादर इतने बेईमान थे, लेकिन जो चर्च है उससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जैसे आप भारत में देखोगे कितना भी लोगों को समझा दो, लेकिन हनुमान जी, काली माता, ये सब पूजा करने में आस्था है कि नहीं, सबकी आस्था है। तो आप भले से कोई आके बंद करवा दे, लेकिन लोगों की आस्था है ना भगवान में। तो ऐसे ये जानता था कि भले से फादर कुछ भी किए थे लेकिन लोगों की चर्च में क्या है, आस्था है। नेपोलियन आते ही क्या कर दिया, चर्च को रीओपन कर दिया। पहले उसको चर्च को क्या कर दिया, खोल दिया। और उसके बाद नेपोलियन जो है चर्च को खोला और लॉ ऑर्डर सही किया, वेट और मेजरमेंट पे काम किया। जैसे मान लो कि 1 किलो का बटखरा हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका पेरिस में, वर्साइल में कहीं, जैसे कोई करते थे जो किराने के दुकान, ग्रोसरी वाले होते थे, 1 किलो का वजन उनका 900 ग्राम होता था, कहीं 850 ग्राम होता था। तो एक जो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम पे काम किया था कौन, नेपोलियन। आपका डेसिमल सिस्टम पे काम किया था नेपोलियन। बहुत सारे इसने रिफॉर्म किए। और लेकिन उसने वो बोला कि हमें अगर विकास करना है तो काम तो कराना पड़ेगा ना, जैसे कहीं रोड बनाना, कहीं बिल्डिंग बनवाना। और काम कौन करते थे, वर्कर्स। वो जो है स्लेवरी को फिर से चालू कर देता है। स्लेवरी को इसलिए चालू करेगा क्योंकि कुछ भी काम कराने में वर्कर चाहिए, और स्लेवरी को एक बार पेमेंट दोगे हमेशा काम करते रहेंगे कि नहीं। तो स्लेवरी को रीओपन कर देता है, फिर से चालू कर देता है। वो चर्च को रीओपन करता है, लेकिन कुछ सुधार भी करता है। जैसे मान लो कि वेट एंड मेजरमेंट, डेसिमल सिस्टम, ये सब वो सुधार करता है। औरतों को और स्लेव को इसमें कोई भी राइट नहीं दी गई थी नेपोलियन के टाइम। अब देखो ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ है। एक बार हम इसको रिकैप करेंगे कि कैसे कैसे सिस्टम सभी चालू हुआ था। भारत में कुछ लोग थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित हुए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान। वो चाहते थे कि फ्रांस में जैसे क्रांति हुई है, राजा को हटा के और लोगों की सत्ता ही है ना वैसे ही चले, तो इससे बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन हम लोग एक बार लास्ट में टर्मिनोलॉजी देख लें कि कैसे क्या चेंज हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लास्ट में आप इसकी टाइमिंग देखो। जैसे 1789 में, 14 जुलाई 1789 में बस्टाइल तोड़ा गया था ना। 1789 में देखोगे कि स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, जिसमें से 300 लोग फर्स्ट से, 300 लोग सेकंड से और 600 लोग थर्ड स्टेट से आए थे ना। तो स्टेट जनरल की मीटिंग कब होगी, 1789। फिर वहां से थर्ड स्टेट के लोग उठेंगे और टेनिस कोर्ट में क्या करने जाएंगे, वोट देने जाएंगे। तो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा 1789 में। 2 साल में उसका संविधान क्या होता है, बनता है। संविधान बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 में संविधान बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद संविधान बन के तैयार होगा तो पहला रूलर जो चुना जाएगा इलेक्शन के द्वारा जैकोबियन क्लब का कौन रहेगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे। और कौन सी टीम रहेगी, नेशनल कन्वेंशन रहेगी उसमें 1792 से 95। इसी में रेन ऑफ टेरर आता है। रेन ऑफ टेरर आपका 1 साल का था ना, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे वाला। उसके बाद उसको हटा के कौन आता है, डायरेक्टरी आती है। डायरेक्टरी में होता है कि 5 लोग यहाँ पे लीड करेंगे 1795 से 98। लास्ट में 1799 से नेपोलियन जो क्या करता है, मिलिट्री कूप कर देता था। मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि 10 साल का रिवॉल्यूशन था। ये 1789 में चालू हुआ और 1799 में खत्म हो गया। चालू हुआ था तो उस समय क्या था, मोनार्की। एक इंसान के हाथ में पावर था कि नहीं,
और लास्ट में भी कितने इंसान के हाथ में पावर था? एक। तो जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, लेकिन बीच में आपकी क्या आई थी? डेमोक्रेसी आई थी। तो पहली बार किसी देश में डेमोक्रेसी आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसके बाद ना नेपोलियन को मार के और लुइस 16 के बेटे लुइस 17 को बना देंगे सब वहां का, फिर से मोनार्की आ गई।